अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट करते हैं लेक्चर 3 पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का। हमने फर्स्ट लेक्चर के अंदर फाइनेंशियल जब हमने इन्वेस्टमेंट को डील किया था, डिस्क्राइब किया था, उस टाइम हमने पता था कि हमारे पास दो टाइप्स की इन्वेस्टमेंट होती हैं, रियल इन्वेस्टमेंट और फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो वो जो फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट्स थी उसके फिर हमने आगे डिटेल में पढ़ा था कि फ़ाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट हम मोस्टली करते हैं फाइनेंशियल मार्केट्स के अंदर। तो आज हम उसी टॉपिक को आगे डिस्क्राइब करेंगे, उसी को फर्दर लेकर चलेंगे। ठीक है, फाइनेंशियल मार्केट्स के अंदर हमारे पास कुछ मार्केट्स होती हैं, हमने वहाँ पे डिटेल में पढ़ा था, मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट। ठीक है, अब इन मार्केट्स को कोई ना कोई चला रहा होता है, कोई ना कोई इसकी पार्टिसिपेटिंग बॉडीज़ होती हैं, कुछ रेगुलेटरी बॉडीज़ होती हैं। ठीक है, तो हम उन्हीं को फर्स्ट पहले डील करते हैं। ये जो बॉडीज़ होती हैं, जो इसके पार्टिसिपेंट्स होते हैं फाइनेंशियल मार्केट्स के, जो मेजर पार्टिसिपेंट्स होते हैं, उनके लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस बेसिकली ये वो पार्टिसिपेटिंग बॉडीज़ होती हैं। ठीक है, अब ये दो टाइप्स की होती हैं, एक रेगुलेटरी और एक नॉन रेगुलेटरी। रेगुलेटरी मतलब वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो रेगुलेट कर रही होती हैं इस सारे के सारे सेटअप को। ठीक है, जो फाइनेंशियल मार्केट्स को रेगुलेट कर रही होती हैं, रूल्स एंड रेगुलेशंस दे रही होती हैं। उनके अंदर नंबर 1 हमारे पास पाकिस्तान के अंदर SBPP, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान आ जाता है। स्टेट बैंक आपको पता है कि सारी की सारी रेगुलेटरी बॉडी के तौर पे चल रहा है, रूल्स एंड रेगुलेशंस देता है। ठीक है, अगर आपको किसी भी फाइनेंशियल मार्केट्स के बारे में डाटा चाहिए, स्टैटिस्टिकल डाटा, तो वो भी आपको स्टेट बैंक की वेबसाइट से मिलता है। तो स्टेट बैंक रेगुलेट करता है, रूल्स एंड रेगुलेशंस प्रोवाइड करता है। देन दूसरा है जी हमारे पास SECP, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान। जो सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान है, आपको पता है ये एक गवर्निंग बॉडी है जो जितने भी, अगर मैं सिंपल लफ्ज़ों में बात करूँ तो पाकिस्तान में जितने भी बिजनेसेस हैं उन सारे बिजनेसेस के बारे में वो किस तरीके से रजिस्टर्ड होंगे, किस तरीके से रजिस्टर्ड नहीं होंगे, उनके रजिस्ट्रेशंस, उनकी रजिस्ट्रेशन के रूल्स एंड रेगुलेशंस, उनके बारे में सारी की सारी जो डीलिंग करता है वो SECP करता है। देन लास्ट के अंदर BIS है, बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट। देखो, जब फर्स्ट करो पाकिस्तान से बाहर आप किसी किस्म की कोई लेन देन की किसी मार्केट में इन्वेस्टमेंट करते हो या कुछ ऐसा करते हो तो उसके लिए फिर ये बैंक फॉर इंटरनेशनल सेटलमेंट्स यूज़ होती है, जो कि आपकी उधर रेगुलेशंस, रूल्स एंड रेगुलेशन चला रही होती। दूसरी साइड पे नॉन रेगुलेटरी की अगर बात करें तो हमारे पास म्यूचुअल फंड्स हैं। म्यूचुअल फंड्स आपको पता है, म्यूचुअल फंड का मतलब ये है कि ये वो बॉडीज़ हैं, बेसिकली म्यूचुअल फंड आप यूँ समझ लो, इसे मैं बिल्कुल आसान लफ्ज़ों में अगर एक्सप्लेन करूँ तो म्यूचुअल फंड में क्या होता है कि आप, मैं, हम सब लोग इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है, ये एक किस्म के स्पेशलाइज्ड जो ब्रोकर होते हैं वो कह रहे हैं, या स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूशंस होती हैं जो क्या करती हैं, हम लोगों से पैसा लेती हैं, हम लोगों के सारे पैसे को कंबाइन करते हैं, कंबाइन करके हमारे पैसों को ये इन्वेस्ट कर देते हैं मुख्तलिफ़ शेयर्स के अंदर, मुख्तलिफ मार्केट्स के अंदर। ठीक है, उन मार्केट से फिर जो रिटर्न आता है वो हमें डिवाइड कर दिया जाता है, हमें रिटर्न कर दिया जाता है। तो ये होता है म्यूचुअल फंड। इसलिए म्यूचुअल का, क्योंकि म्यूचुअल का मतलब बाहमी, कि हम सारे लोगों से उन्होंने पैसे इकट्ठे किए होते हैं। देन है कमर्शियल बैंक्स, आप जानते हैं कमर्शियल बैंक्स को। कमर्शियल बैंक को हम दूसरे लफ्ज़ों में कन्वेंशनल बैंक भी कह देते हैं, कि सूदी बैंक जो होती हैं, जो इंटरेस्ट पे डील करती हैं, वो आपसे डिपॉजिट लेती हैं, आगे लोगों को रेंट करती हैं। इसके साथ साथ ये तो उनका प्राइमरी फंक्शन है ना, कि लोगों से पैसे लेना है और आगे रेंट करना है, उधार के ऊपर पैसे देने हैं। आपसे पैसे लिए, ठीक हो गया, फैक्ट अज्यूम कि आपसे डिपॉजिट लिया और आपको 10% इंटरेस्ट वो दे रही हैं बैंक्स। देन बैंकों ने वो जो पैसे थे अगर किसी को उधार के ऊपर दे दिए, उससे 15% इंटरेस्ट वो ले गए हैं, उस 15 में से 10 आपको दे दिया, 5 उनका प्रॉफिट हो गया। ये तो बिल्कुल सिंपल सी चीज़। बट ये बैंकें सिर्फ लोगों को उधार के ऊपर पैसे नहीं देती, बल्कि ये बहुत ज़्यादा जो आपका डिपॉजिट होता है, पैसे होते हैं, उनको इन मार्केट्स, ये जो फाइनेंशियल मार्केट्स होती हैं, इसके अंदर इन्वेस्ट करते हैं और वहाँ से जो पैसा आता है, मुनाफा आता है, फिर उसमें से आपको हिस्सा देते हैं। ठीक है, तो कमर्शियल बैंक्स भी एक किस्म की पार्टिसिपेटिंग बॉडीज़ हैं।
देन है हमारे पास इस्लामिक फ़ाइनेंस। इस्लामिक फ़ाइनेंस बेसिकली ये मैंने इसी को चेंज किया है कि कमर्शियल बैंक्स हैं तो आप इसी को दूसरे लफ्ज़ों के अंदर इस्लामिक बैंक्स बोल लो, ठीक है। तो इस्लामिक फ़ाइनेंस के मोड के तहत भी डीलिंग होती है, आपकी इस्लामिक बैंक से डील करती हैं, वो भी एक पार्टिसिपेटिंग बॉडीज़ है, ठीक है। वो भी फाइनेंशियल मार्केट्स के अंदर इन्वेस्ट कर रही होती हैं। बस डिफरेंस इतना है कि वो इस तरीके से डील कर रही होती हैं कि आपको जो रिटर्न है वो हलाल तरीके से मिले, उसके अंदर इंटरेस्ट वगैरह शामिल ना हो। अब अक्सर लोग इसमें कंफ्यूज होते हैं, वो कहते हैं जी इस्लामिक बैंक्स तो फ्रॉड है, ये तो वही चीज़ है, बस नाम बदला है। तो थोड़ी सी उसकी एक्सप्लेनेशन मैं करता चलूँ। वैसे तो आपको पता है इस्लामिक फ़ाइनेंस के ऊपर पूरा का पूरा सब्जेक्ट है, तो पूरी का पूरा स्पेशलाइजेशन के अंदर, जैसे ये आपकी पोर्टफोलियो मैनेजमेंट एक स्पेशलाइजेशन का सब्जेक्ट है, ऐसे ही अब इस्लामिक फ़ाइनेंस भी स्पेशलाइजेशन के सब्जेक्ट के तौर पे पढ़ाया जाता है। ये इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है कि ये पूरे का पूरा सब्जेक्ट बन चुका है। इस्लामिक फ़ाइनेंस को मैं यहाँ पे मुख्तसर लफ्ज़ों में बताता हूँ इस्लामिक बैंक्स के सिनेरियो के अंदर ही। देखो इस्लामिक बैंक्स क्या करती हैं कि आप सारे लोगों से डिपॉजिट लिया जैसे कन्वेंशनल बैंक लेती हैं, सेम वही तरीका। बस ये क्या करती हैं कि वो सारे का सारा डिपॉजिट इकट्ठा करके उसको फाइनेंशियल मार्केट्स के अंदर इन्वेस्ट करते हैं, ठीक हो गया। अब वो सारी के सारी फाइनेंशियल मार्केट्स में इन्वेस्ट किया, जिस मतलब मुख्तलिफ चीज़ों के अंदर इन्होंने इन्वेस्ट कर दिया। अगर जूम इन्होंने 10 चीज़ों के अंदर इन्वेस्ट किया, अब उस 10 चीज़ों में से 6 चीज़ों के अंदर इनको प्रॉफिट हुआ, 4 में लॉस हुआ। देन ये क्या करेंगे, वो 6 चीज़ों का जो प्रॉफिट है उसमें से वो 4 का जो लॉस है उसको माइनस करेंगे और नेट जो प्रॉफिट बचेगा वो प्रॉफिट फिर जो होगा सारे लोगों के अंदर डिवाइड कर दिया जाएगा, ठीक है। तो देन देखो प्रॉफिट भी आ गया, लॉस भी आ गया। जब प्रॉफिट और लॉस आपस में सेटल डाउन होते हैं तो फिर इंटरेस्ट का कंसेप्ट ख़त्म हो जाता है और फिर ये हलाल तरीका हो जाता है। और देन मुदारबा बैंक है, ये भी एक इस्लामिक मोड है फाइनेंसिंग का। आपको पता है मुदारबा, मुशारका, ये दोनों इस्लामिक फाइनेंसिंग के ही आगे फर्दर उसकी डील्स हैं, उसी के टाइप से। आगे लीजिंग। लीजिंग क्या होता है कि आपकी बाकायदा लीजिंग कंपनीज होती हैं जो लीज के ऊपर आपको चीज़ें देती हैं। लीजिंग मोस्टली मोर देन ईयर्स चलती है, लॉन्ग टाइम पीरियड के लिए चलती है। इसमें आप क्या होता है कि आप किसी से एक चीज़, फॉर एग्जांपल कोई बिल्डिंग है, आपने उससे ले ली, कोई प्लाट है वो ले लिया आपने 10 साल के लिए। अब 10 साल तक आप उसे पैसे दे रहे हैं और आप खुद उसे इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक हो गया। जब वो 10 साल पूरे होंगे तो उस प्लाट की जो भी हालत होगी, जिस कंडीशन में भी होगा, सेम टू सेम वापस हो जाएगा। मतलब उसके अंदर आपने बिल्डिंग बनाई ऊपर, तो वो बिल्डिंग भी सारी की सारी जो है जिस आदमी की है आप उसे वैसे ही दे देंगे। इंश्योरेंस कंपनीज आप अच्छे से जानते हैं इंश्योरेंस को। इंश्योरेंस क्या होती हैं, इंश्योरेंस कंपनीज़ के अंदर आप डील करते हैं, अब अपनी गाड़ियों की, अपनी लाइफ इंश्योरेंस, ये सारा कुछ करवा देते हैं। इंश्योरेंस कंपनीज़ भी आप लोगों से वो जो पैसे रहती हैं, जो आप लोगों ने सालाना पेमेंट करते हो, वो क्या करती हैं कि उन सारे पैसों को इकट्ठा करती रहती हैं और देन फिर वो म्यूचुअल जो फाइनेंशियल मार्केट्स हैं मुख्तलिफ उनके अंदर इन्वेस्ट कर देती हैं, ठीक है। वहाँ से जो प्रॉफिट आता है उसी में से फिर आप लोगों के जो क्लेम होते हैं इंश्योरेंस के उसे फुलफिल कर देती हैं, ठीक हो गया जी। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट की कुछ मेजर क्लासेस के अंदर हमारे पास मनी मार्केट, ये जो मार्केट्स थी उसको मैंने डिवाइड किया टाइप के अंदर। दैट इज़ मनी मार्केट, इक्विटी, बॉन्ड, डेरिवेटिव एंड इंडेक्सेस और एक्सचेंज रेट मार्केट। अब यहाँ पे जो बाकी के सारी हैं वो तो सेम है। मनी मार्केट सिर्फ दूसरों से रहता है। हमने पीछे पढ़ा था मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट, तो बाकी की कैपिटल मार्केट में डील करती हैं मोस्टली। और जो मनी मार्केट है ये शॉर्ट टर्म मार्केट होती है, लेस देन ईयर मार्केट, ठीक है। उसको भी मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया कि चलो उसकी भी थोड़ी सी डिटेल हम डिस्कस करते चलें, ठीक है जी। अब मनी मार्केट के कुछ हमारे पास इंस्ट्रूमेंट्स हैं। इंस्ट्रूमेंट्स मतलब वो चीज़ें जिनके अंदर मनी मार्केट डील करती है, जिनके अंदर हम मनी मार्केट के मतलब इन्वेस्ट अगर आपने मनी मार्केट में करना है तो आप किन पार्ट्स में, किन चीज़ों में कर सकते हैं, कौन कौन से उसके लिए आपके पास ऑप्शंस आ जाएंगे। नंबर 1 आपके पास ऑप्शन है ट्रेजरी बिल्स। ट्रेजरी बिल्स क्या होते हैं, हम सिंपल सा इसके लिए बोलते हैं कि ये गवर्नमेंट के बिल्स होते हैं, ठीक है। गवर्नमेंट शॉर्ट टर्म जो है वो बिल्स इशू करती है, ये एक किस्म का उधार ही होता है, गवर्नमेंट आपको देती है, ठीक है। 3 माह, 6 माह, साल, 9 महीने आप देखें तो ये बाकायदा आपको स्टेट बैंक की वेबसाइट पे टी बिल्स आए दिन इश्यूज़ होते रहते हैं, उनकी डिटेल सारा कुछ मिल जाता है। टी बिल्स को हम रिस्क फ्री भी बोलते हैं। रिस्क फ्री मतलब कि इनके अंदर जो रिस्क होता है वो होता ही नहीं है किस्म का, क्योंकि देखो गवर्नमेंट दे रही है, गवर्नमेंट आपको कह रही है कि जी मैं 9% आपको इंटरेस्ट दूंगी 3 माह के बाद, तो गवर्नमेंट 3 माह के बाद उतना दे ही देगी,
ठीक है। इसके अंदर किसी किस्म का रिस्क नहीं होता, इसी वजह से हम इसे रिस्क फ्री भी कहते हैं, और ये गवर्नमेंट के ही होते हैं, ठीक है। जो टी बिल्स होते हैं ये गवर्नमेंट की तरफ से ही इश्यूज़ होते हैं, और ये मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ होती हैं जो ट्रेड भी हो सकती हैं, ठीक है, मनी मार्केट में यूज़ होती हैं। टी बिल्स रिप्रेजेंट करते हैं सिंपलेस्ट और आसान सी एक फॉर्म है बोरिंग की, उधार की, जो गवर्नमेंट क्या करती है आपसे लेकर और पैसे रेज करती है पब्लिक को बेचकर, ठीक है। इन्वेस्टर्स क्या करते हैं, वो टी बिल्स को बाई करते हैं, ठीक है जी, और जब मैच्योरिटी टाइम पीरियड आता है तो गवर्नमेंट उसके ऊपर कुछ इंटरेस्ट उनको साथ दे देती है, ठीक है। ओके जी। मतलब नॉर्मली इसका सबसे आसान ऐसा चलता है कि देखो टी बिल्स है, आपको टी बिल्स दिया 100 रुपये वाला, ठीक है, गवर्नमेंट ने आपको 90 में बेच दिया, और 3 माह का है, जब 3 माह गुजरेंगे तो आप वो गवर्नमेंट को 100 में वापस करके गवर्नमेंट से 100 ले लेंगे, ठीक है। ये इसकी सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म चलती है टी बिल्स की, ठीक हो गया जी। नेक्स्ट है हमारे पास सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स, ठीक है। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स क्या होता है, इसे हम शॉर्ट फॉर्म के अंदर सीडी भी कहते हैं, ठीक है। ये टाइम डिपॉजिट होते हैं किसी बैंक के अंदर, ठीक है, मतलब आप एक ख़ास टाइम पीरियड के अंदर बैंक में डिपॉजिट करवा देते हो, ठीक है, और बदले में बैंक आपको एक सर्टिफिकेट देता है, ठीक है। और ये जो टाइम डिपॉजिट होते हैं ये आप उस टाइम पीरियड से पहले निकलवा नहीं सकते, अगर निकलवाओगे तो वो बैंक जो है उसके ऊपर आपसे चार्ज करेगी, पैसे कम देगी, जुर्माना काटेगी, ठीक है। जब आपका पूरा टाइम पीरियड होगा उसके बाद बैंक आपको देगी और उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट दिया जाएगा कि इतने % इंटरेस्ट क्या है, तो जब टाइम पीरियड पूरा हो जाएगा तो आपका प्रिंसिपल प्लस जो इंटरेस्ट होगा वो आपको दे दिया जाएगा, ठीक है। इसकी जो प्राइस है कि कितने में आप इसे कर सकते हो, 1 लाख 2 लाख, ये निगोशिएबल है, ठीक है। आप बैंक के साथ डील करते हो, बैंक उस हिसाब से आपको डील करता है, और ये ट्रेडेबल है, आप इसे बेच भी सकते हो, इसीलिए जो मार्केट में आ रहा है कि मार्केट के अंदर आप किसी दूसरे आदमी को बेच सकते हो कि जी मुझे पैसों की ज़रूरत है, ये 1 लाख मैंने बैंक में रखवाया हुआ है, ये साल बाद में बैंक ने इसको 1,10,000 करके देना है, तो तुम ये मुझसे ले लो, मुझे अभी इतने पैसे दे दो, तो आप एक दूसरे के साथ इसे ट्रेड कर सकते हैं, ठीक हो गया जी। देन है हमारे पास कमर्शियल पेपर। कमर्शियल पेपर क्या है, कमर्शियल पेपर भी एक शॉर्ट टर्म इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है जी। ये जो हमारी मशहूर या यूँ कह लो कि बड़े लेवल की जो कंपनीज़ होती हैं वो इशू करती हैं, ठीक है। ये इतना सिक्योर्ड नहीं होता, इसे हम सिंपल लफ्ज़ों में बोलें तो हम ये कह सकते हैं कि ये अनसिक्योर्ड डेट होता है, ठीक है, ठीक है। ये क्या होता है कि वो जो कंपनीज़ होती हैं वेल रिप्यूटेड, वो क्या करती हैं कि बैंक से पैसे लेने की बजाय लोगों से ले लेती हैं, लोगों को कहती हैं कि जी हम आपको कमर्शियल पेपर्स इशू करते हैं, ठीक है जी, आप हमें इतने पैसे दो, ठीक है, जब वो टाइम पीरियड पूरा होगा तो उसके बाद आपको जी दे दिया जाएगा, ठीक है। नॉर्मली ये 270 दिन के लिए भी होती हैं, बट देखें डेफिनेटली ये भी निगोशिएबल है, ठीक है। बाज़ुकात 1 महीने के लिए भी होता है, ठीक है, और बाज़ुकात 1 महीने से कम भी होता है या 2 महीनों के भी होता है, तो टाइम पीरियड जो है वो निगोशिएबल है, टाइम पीरियड कम ज़्यादा भी इसका हो सकता है, ठीक हो गया जी। नॉर्मली मतलब मैक्सिमम या मैं यूँ कह दूँ कि ये 270 डेज़ तक होते हैं, बट किसी खास हालात में इसको चंद दिन और बढ़ाया भी जा सकता है, ठीक है। और जो SCCP होती है जो इसके बारे में पूरे का पूरा रूल्स रेगुलेशन सारा कुछ वो देती है, और बाकायदा जब कोई कंपनी इसे इशू करती है तो SCCP से इसकी रजिस्ट्रेशन भी रहती है, ठीक है जी। देन नेक्स्ट है हमारे पास बैंकर्स एक्सेप्टेंस। बैंकर्स एक्सेप्टेंस क्या होता है कि बैंक जो है आपकी, ठीक है, वो कस्टमर के साथ एक डीलिंग हुई होती है उसकी, ठीक है जी। बैंक्स कस्टमर के साथ आपस में डीलिंग हुई होती है कि जी बैंक जो है वो कस्टमर को पे अ सम ऑफ मनी एट अ फ्यूचर डेट, किसी खास डेट पर वो बैंक जो है आपस मतलब 6 महीनों बाद 3 महीनों बाद इस तरीके से इतने टाइम पीरियड के बाद बैंक जो है वो आपको पैसे देगा। बैंक ने एक्सेप्ट किया हुआ है कि ठीक है जी मैं आपको लोन दे दूँगा, ठीक है जी। ये आप यूँ कह सकते हो ये किस्म का चेक ही होता है, जैसे हम पोस्ट डेट का चेक दे देते हैं कि 6 माह बाद की डेट डाल के चेक दे दिया, तो ये भी वैसा ही होता है, ठीक है। बैंक क्या करती है कि उसके बदले में आपको पैसे दे देती है, ठीक है, और वो क्या होता है ये भी आप ट्रांसफरेबल कर सकते हैं। आपको अकाउंटिंग के अंदर आप में से कुछ लोगों ने याद हो तो वो बिल ऑफ एक्सचेंज पढ़ा था, ये उसी के टाइप का ही है, ठीक है। बस बात यह है कि यहाँ पे बैंक इन्वॉल्व है, बिल ऑफ एक्सचेंज के अंदर लोकल डीलर्स आपस में इन्वॉल्व थे। देन है यूरो डॉलर्स। नेक्स्ट हमारे पास है
इसकी टाइप यूरो डॉलर्स। यूरो डॉलर्स क्या होते हैं कि आप क्या करते हो, देखो पाकिस्तान की अगर मैं बात करूं तो पाकिस्तान में यूरो बॉन्ड्स भी एक चलते हैं, वो आगे जाके बॉन्ड मार्केट के अंदर मैं उसे डिस्कस करूंगा, ठीक है जी। ये होता क्या है कि यूरो डॉलर्स का जो कंसेप्ट है वो फॉरेन के अंदर है कि आप क्या करते हो, किसी जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल जो यूरोपियन है उन्होंने क्या किया कि अमेरिका की किसी बैंक के अंदर, ठीक है, अमेरिका की किसी बैंक जो है उसकी ब्रांच, या अमेरिका की बैंक के अंदर, या अमेरिका की बैंक की कोई ब्रांच जो है वो फॉर एग्ज़ाम्पल यूरोप के अंदर है, तो उसके अंदर उन्होंने क्या किया, डिपॉजिट जमा करवा दिए, ठीक हो गया। अब वो जो डिपॉजिट है वो ये देखो कि जब आप अमेरिका के बैंक में जमा करवा रहे हो तो डैट मीन्स आप डॉलर में डिपॉजिट जमा करवा रहे हो, ठीक है। आप किधर के हो, यूरोप के हो, तो देन ये कंसेप्ट आया यूरो डॉलर्स का कि आप किसी और मुल्क की करेंसी के अंदर जमा करवा लेते हो, और देन ये भी निगोशिएबल होते हैं और ये भी सेलेबल होते हैं, ठीक है, आप सेल कर सकते हो, ठीक है जी। ज़्यादातर इनकी जो अमाउंट होती है वो हैवी होती है, ठीक है, और टाइम पीरियड की होती है 6 माह से कम ही होते हैं मोस्टली, अगर ज़रूरत के वक्त 6 माह से ऊपर भी जाए जा सकते हैं, ठीक है जी। देन है हमारे पास रीपरचेज एग्रीमेंट, या जिसे रिज़र्व्स आरपीस भी कहते हैं, ठीक है, रोपोस भी कहते हैं। इसके बारे में रिपोस का लफ्ज़ यूज़ किया जाता है कि ये ऐसे एग्रीमेंट है जो आप दोबारा रीपरचेज कर सकते हो, ठीक है जी। ऐसे डीलर्स जो गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज़ में डील करते हैं, ठीक है, वो मोस्टली इनको यूज़ करते हैं।